हमने वाइंडिंग पढ़ी है। आज थोड़ा बहुत वाइंडिंग के बारे में बता देते हैं। वाइंडिंग खत्म ही है, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर के साथ टॉपिक शुरुआत करेंगे। और वाइंडिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी पुराने वालों के, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा मामला। ठीक है। वाइंडिंग में हम अलग अलग प्रकार के तार काम में लेते हैं। तांबे के तारों से बनी होती है। सबसे ज्यादातर सामान्यतः हम कौन सा लेते हैं भाई? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है। एक पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर है, ये भी काम में लेते हैं लेकिन सबमर्सिबल मोटर में। ठीक है ना। बाकी कई जगह पर डबल कॉटन कवर्ड, सिंगल कॉटन कवर्ड, सिंगल सिल्क कवर्ड, डबल सिल्क कवर्ड, इस प्रकार का भी काम में लिया जा सकता है। परंतु ज्यादातर हम लेते हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, और सबमर्सिबल लेते हैं पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो आप कहेंगे कि अधिकतर वाइंडिंग में हम मध्यम परत वाली कौन सी लेते हैं? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर प्रयोग करते हैं। कुछ डीसी मशीनों के आर्मेचर में फील्ड कॉइल है जो सुपर इनेमल्ड या डीसीसी और डीएसी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास डबल कॉटन कवर्ड, ये तो हो गया डीसीसी, और एक होता है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर है, या कॉटन कवर्ड है या सिल्क कवर्ड, ये भी हम डीसी मशीनों में काम में लेते हैं। पीवीसी परत वाली कॉपर वाइंडिंग तार मुख्यतः किसमें लेते हैं? सबमर्सिबल पंप की वाइंडिंग में काम लेते हैं। सबमर्सिबल में कौन से लेते हैं? पीवीसी परत वाली कॉपर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऐसी मशीन में हमारे पास अलग अलग प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग होती है। सिंगल परत होती है, डबल परत होती है, और मल्टी लेयर होती है। जो हमारे पास सिंगल लेयर और मल्टी द्वि परत में फर्क क्या है? सिंगल में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कोइल का साइड स्थापित होता है, एक कोइल का एक ही साइड। इसमें प्रत्येक स्लॉट में दो कोइल के साइड स्थापित होते हैं, वो क्या कहलाएगी? द्विपरत। और मल्टी लेयर कब कहलाएगी? जब एक ही स्लॉट में दो से अधिक परतें या दो से अधिक कोइल की साइड स्थापित हो जाती है, तो क्या हो जाती है? मल्टी लेयर। कल हमने उदाहरण भी देखा था ना कि भाई यदि हमारे पास 20 स्लॉट है, 40 चालक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? द्विपरत। क्योंकि एक स्लॉट में कितनी आ गई भाई? साइड दो। ये मामला। इसमें प्रत्येक स्टेट या आर्मेचर में कोइल की संख्या स्लॉट की संख्या से क्या होती है भाई? आधी। कोइल की संख्या स्लॉट की संख्या से आधी क्यों है? क्योंकि जितने स्लॉट हैं उतने तो चालक होंगे। जितने स्लॉट हैं, यदि आप एक साइड है, एक स्लॉट में कोइल की एक साइड को स्थापित करते हो, एक स्लॉट में कोइल की एक साइड स्थापित किया, और आपके पास यदि 8 साइड है, तो स्लॉट भी कितने हैं? 8। 8 साइड है तो 8 स्लॉट है, तो स्लॉट तो 8 हो गए, साइड कितनी है? 8। 8 साइड है तो कोइल कितनी है? 4। क्योंकि एक भाई एक टर्न में कितनी साइड होती है? 2। इसलिए कहते हैं कि इस स्टेट में आर्मेचर के कोइल की संख्या है जो स्लॉट की संख्या की क्या होगी भाई? आधी। ठीक है। प्रत्येक स्टेट या आर्मेचर में कोइल की संख्या जो स्लॉट की संख्या के इसमें बराबर होगी। ठीक है। इसमें हमारे पास वाइंडिंग एक ही स्थापित करती है, और इसमें दो करते हैं, तो एक होती है टॉप और एक होती है बॉटम। ये जो हमारे पास करते हैं या तो सेमी क्लोज टाइप या क्लोज टाइप में करते हैं, और ये ज्यादातर समरूप प्रकार की जो वाइंडिंग होती है उसमें काम लिया जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म रूप से करते हैं। सेमी क्लोज और क्लोज में कौन से करते हैं? एकल परत। बहु परत होती है, कई बार 4, 6 या 8 कोइल साइड को कई परतें एक ही स्लॉट में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी लेयर। इसका प्रयोजन है कि आर्मेचर परिधि पर अधिक खांचे काटना ठीक नहीं रहता, इसलिए एक ही स्लॉट में ज्यादा चालक को स्थापित कर दिया जाता है। स्लॉट के ऊपरी भाग पर विषम कोइल साइड तथा आंतरिक भाग में सम संख्या वाली कोइल साइड होती है। जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार के नंबर वाली होती है नहीं, वो तो हमारे पास कौन सी होती है? विषम। वो कौन से भाग पर होती है? ऊपरी भाग पर। और नीचे वाले भाग पर कौन सी होती है? सम। ये फोटो देख लो, फोटो आपको लगा के पूछेगा कौन सी वाइंडिंग है ये इसी के अंदर। अब ये जो हमारा फोटो है, तो ये हमारे पास बास्केट की तरह दिखता है। बास्केट क्या होती है? टोकरी। तो ये टोकरी नुमा आकृति होती है, इसलिए इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। सिंगल और डबल लेयर की होती है, 3 फेज मोटर में काम में ले सकते हैं। ये हमारे पास एक अपर साइड होती है, और एक ये हमारे पास कौन सी होती है? इधर वाली लोअर साइड है, और ये है जो अपर साइड है। तो ये बास्केट की तरह दिखती है, इसलिए इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? बास्केट वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग है कंसेंट्रिक वाइंडिंग, से केंद्रीय वाइंडिंग। से केंद्रीय वाइंडिंग यानी ये केंद्र है, तो ये देखो चारों ओर बराबर दूरी पर है ना भाई, और ये केंद्र होता है तो ये भी बराबर दूरी पर ही है। ये केंद्र है तो ये भी हमारे पास क्या था? से केंद्रीय वर्त कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना भाई, सभी वर्तों का केंद्र बिंदु क्या होता है? एक। तो ये वाइंडिंग भी हमारे पास कौन सी है? से केंद्रीय वाइंडिंग है। लेकिन से केंद्रीय वाइंडिंग में इसका पिच क्या है भाई? कम। इसका पिच क्या है? ज्यादा। और इसका कोइल पिच क्या है? ज्यादा। तो कोइल पिच अलग अलग होता है, प्रत्येक कोइल का केंद्र समान रहता है, प्रत्येक ग्रुप में कोइल पिच है जो समान नहीं रहता। तीसरी होती है स्केन वाइंडिंग। स्केन वाइंडिंग क्या होती है? एक लंबा चालक तार लिया जाता है, उससे पूरे से वाइंडिंग एक साथ ही लपेटी जाती है। जैसे एक चालक तार काम लिया, यहां से शुरू किया, ये देखो ये बीच में कहीं खत्म नहीं होगी जब तक ये पूरा अपने पास आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी कहलाती है? वाइंडिंग स्केन। एक वाइंडिंग में उचित लंबाई की कोइल तैयार की जाती है, इसके बाद इसको स्लॉट में डाला जाता है। ये हमारे पास फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप है, ओवरलैप नहीं हो रही है, एक दूसरी तीसरी आपस में एक दूसरे के ऊपर आ रही है क्या? नहीं, ये फ्लैट लूप है, नॉन ओवरलैप, ओवरलैप नहीं है। यदि मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? चेन। चेन में कड़ियां होती है ना भाई, तो ये हो जाती है चेन। तो ये नीचे वाली वाइंडिंग देख लो, कौन सी वाइंडिंग हो गई? चेन। और चेन वाइंडिंग हमारे पास क्या है? भिन्न भिन्न पिचों की कोइल में प्रति पोल प्रति फेज संख्या एक से अधिक होती है। तो और ये परस्पर किसके रूप में व्यवस्थित है? चेन के रूप। तो ये डायग्राम देखे नाम ही पूछेगा कौन सी वाइंडिंग है? चेन वाइंडिंग।
अगला आपके पास ये है स्क्यू वाइंडिंग। स्क्यू वाइंडिंग किसे कहते हैं? जब चौकोर आकार होता है, इसमें एक भुजा तो छोटी हो जाती है, दूसरी भुजा बड़ी हो जाती है। स्क्यू का मतलब होता है एंटना। एंटने पर क्या होता है? ये भाग छोटा होता है, दूसरा भाग क्या होता है? बड़ा। तो ये भुजा तो हमारे पास छोटी है और ये भुजा क्या हो गई? बड़ी। इसलिए से क्या कहते हैं? स्क्यू वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में कोयल साइड असमान होती है। वाइंडिंग उष्मा विकिरण हेतु अधिक स्थान घेरती है, तो प्रत्येक कोयल के साइड एक ही लंबाई नहीं रखी जाती। इस प्रकार की वाइंडिंग कहाँ काम लेते हैं? उच्च वोल्टता के लिए काम में लिया जाता है स्केन वाइंडिंग। ये हमारे पास है डायमंड वाइंडिंग। इसका शेप ही किस प्रकार का है भाई? डायमंड प्रकार। डायमंड प्रकार का शेप है, हीरे की प्रकार से आकृति है, तो हमारे पास कौन सी है भाई? डायमंड है। ठीक है। अब इस डायमंड को दोनों तरफ से दबा दोगे तो हमारे पास कौन सी वाइंडिंग बन जाएगी भाई? ये बन जाएगी, इसे कहते हैं इनवॉल्यूट कोइल वाइंडिंग। अब की बार आपने क्या कर दिया कि डायमंड को दोनों तरफ से दबा दिया, तो हमारे पास क्या है? इस तरह कोइल है, डायमंड कोइल के आकार में बनाया जाता है। प्रति केंद्रित कोइल का आकार है, तो एक क्रियाशील कोइल साइड पर दबाव डाला जाता है। एक क्रियाशील साइड कौन सी होती है? ये ऊपर और नीचे वाला कौन सा? एक क्रियाशील है ना। इस पर दबाव डालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इनवॉल्यूट हमारे पास कोइल वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाइंडिंग के फोटो थे जो कौन से प्रकार की होती है। बाकी हमने वाइंडिंग का पूरा भाग पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है भाई। बाकी आपने रिवीजन तो कर रहे होगे ना पीछे पीछे, कि नहीं चल रहे हो? तारीख कितनी? 7 है। ओके, तो लगभग आपका 14-15 तारीख तक ये मशीन पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद बचा हुआ रहेगा नए वाले बच्चों के लिए मापक यंत्र, और वो आपके 15 तारीख से शुरू हो जाएगा उनके। ठीक है भाई। तो 22 तारीख तक हो जाएगा, 24 को एग्जाम है। हो ही जाएगा ना भाई। और कब होगा? और इतना जल्दी तो आप ही नहीं आए ना भाई। ये लेट आए तो लेट ही होगा, इसमें क्या है। लेकिन उनको मैंने यही कहा था कि आपका टेक्निकल का कोर्स होगा, वो होगा। ये मैंने पहले दिन ही लाइन बोली थी, वो फिक्स होगा। और जितने भी पहले एडमिशन लिए उनको मैंने कहा आपको 15-20 दिन पहले आपका आराम से कोर्स होगा, उनका भी 15-20 दिन पहले आराम से हो गया। ये उनको बोला शुरुआत में, पहले लेक्चर में बोला हुआ है, ताकि 15-20 दिन आपको पढ़ने को और मिल जाएगा। लेट आया उनको ये बोला था दूसरे बैच में सेमिनार में कि आपका कोर्स टेक्निकल का पूरा होगा। मैं चाहता तो इसको और जल्दी पूरा कर देता, फिर मैं प्री के हिसाब से, फिर मैंने वैसे नहीं पढ़ा, मैंने कहा पूरा ही पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही कठिन मामला है। आप भी पढ़ते हैं, थक जाते हैं ना भाई। आप पढ़ते थे ना भाई। चलो शुरू करें ट्रांसफॉर्मर। ओके। यदि आप घर पे पढ़ के आते हैं तो ट्रांसफॉर्मर जल्दी पूरा होगा। घर पर नहीं पढ़ के आते हैं तो ट्रांसफॉर्मर देरी से पूरा होगा। ट्रांसफॉर्मर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितना आपको पढ़ाने के बाद में पढ़ जाते हो। ट्रांसफॉर्मर में सबको समझ में आएगा। जो टाइम लगना है ट्रांसफॉर्मर में लगना है, बाकी कोई टाइम है नहीं लगने वाला, ऐसा कोई भाग ही नहीं है आगे। ठीक है। तो चलो भाई हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर। आओ। जिन जिनका ट्रांसफर हो रखा है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने वाइंडिंग में कल ही भी बताया था, मैंने कहा थोड़ी देर की वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। जिन जिनके ट्रांसफॉर्मर हो रखा है वो जा सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, एप्लीकेशन खोलो कोटिली क्लासेज वाली। आप बताओ एप्लीकेशन में दिए हुए होते हैं तो क्लास होती है कि नहीं होती? आप इतने महीने से आ रहे हो। यदि बाई दी वे नहीं होती है तो आपको सूचना दे दी जाती है, तो फिर क्यों टेंशन लो? वैसे ही चलना है। हाँ भाई, जिसको जाना जिसको जाओ, जिसको रुकना वो रुको, फटाफट करो, मामला फ्री। तुम बैग छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैथ ही लेने आओगे तो अभी 2 घंटे कहाँ जाओगे फिर? नहीं, रूम पे जाके पढ़ोगे नहीं क्या? तो कॉपी तो आपकी यहाँ रहेगी। 2 घंटे तक खाना खाओगे, खाओ। ओके। ओके भाई, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मर हमारे पास स्थिर वैद्युतिक युक्ति है। ठीक है। ये हमारे पास, इसमें कोई भाग घूमने वाला है क्या? नहीं। तो मैं इसको मशीन नहीं कहूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? युक्ति। मशीन तो नहीं बोलूंगा, मशीन तो तब बोलूंगा जब इसमें कोई भाग घूमने वाला होता है। इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय गुणों पर कार्य करती है। विद्युत सप्लाई दोगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, उस चुंबकीय क्षेत्र से सेकेंडरी कोइल को काटेगी, जिसके कारण सेकेंडरी कोइल में धारा का प्रवाह हो जाएगा। जैसे हमारे पास, समझ लेते भाई। ओके। अब हमारे पास ये वाइंडिंग कौन सी होती है भाई? प्राथमिक वाइंडिंग। ठीक है। प्राथमिक वाइंडिंग में जो वोल्टेज है
वो हमारे पास डायरेक्टली सेकेंडरी वाइंडिंग को टच कर रहे हैं क्या? नहीं। प्राथमिक वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को टच नहीं करें। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो सेकेंडरी को काटेगी। सेकेंडरी को काटने के कारण सेकेंडरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। यहाँ पर प्राथमिक में कोई वोल्टेज है और सेकेंडरी में यदि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज्यादा। और नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर काम ये करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा और वोल्टेज को घटा देगा। फिर मैं कहूंगा भाई मैं वोल्टेज बढ़ाकर घटा के करूं क्या? तो हम ये है कि वोल्टेज के बढ़ाने से धारा क्या हो जाती है? कम। इसलिए आप लंबी दूरी पर भेजोगे तो पावर का लॉस नहीं होगा। इसलिए जहां पर उत्पादन केंद्र हुआ वहां उत्पादन कितने केवी का हुआ? भारत में सामान्यतः 11 केवी होता है। 11 केवी। आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर लगा, उसमें सप्लाई आई कितना केवी की? 11 की। जब 11 की उत्पादन हो रही है, 11 की आप मिल रहा है, तो बीच में 220 केवी, 330, 33 केवी क्यों कर रहे हैं? हम कहेंगे वोल्टेज हम इसलिए बढ़ा रहे हैं इतना ताकि धारा का मान क्या हो जाए? कम। और धारा का कम हो जाएगा तो लंबी दूरी पर पावर में हानि क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई भाग घूमने वाला है क्या? नहीं। जब कोई भाग इसमें घूमने वाला है ही नहीं है तो इसमें घर्षण हानि होगी कि नहीं होगी? अच्छा, घर्षण हानि तो नहीं होगी क्योंकि घूमने वाला भाग नहीं है। तो बताइए ये हमारे पास दक्षता इसकी ज्यादा रहेगी कम रहेगी? ज्यादा रहेगी दक्षता। ठीक है। और ये हमारे पास काम क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है? दोनों में फ्लक्स सेम है, अलग अलग है? सेम है। पहले का फ्लक्स है वही तो दूसरे को काट रहा है। फ्लक्स दोनों के बीच में क्या है? सेम। फ्लक्स चेंज नहीं है। आवृत्ति क्या होती है? सेम। पावर क्या होता है? सेम। ऐसा नहीं है कि आपने 100 वाट दिया या 150 कर दिया, वाट नहीं बढ़ेगा, ये वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाते धारा क्या हो जाएगी? कम। और पावर पी बराबर क्या होता है? वी आई। वी बढ़ा तो आई क्या हो गया? घट गया। वोल्टेज 4 गुना किया तो धारा क्या होगी? 1/4। पावर क्या रहेगी? नियत। तो पावर और आवृत्ति को बदलेगा नहीं, किसको बदलेगा? ये वोल्टेज को और धारा को। ठीक है भाई। यह स्थिति युक्ति होती है। भाग नहीं होता है और कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है तो आप यही कहेंगे ना भाई घर्षण हानि क्या हो जाएगी? भाई जीरो। घर्षण हानि क्या हो जाएगी? जीरो। घर्षण हानि जीरो का मतलब है इसमें हमारे पास हानियां क्या होगी? ट्रांसफॉर्मर में हानियां क्या होगी? कम। ट्रांसफॉर्मर में हानियां क्या हो जाएगी भाई? कम। ट्रांसफॉर्मर में हानियां कम होती है तो दक्षता क्या हो जाएगी भाई? उच्च। ट्रांसफॉर्मर दक्षता क्या होती है? उच्च। अब सवाल आता है उच्च दक्षता कितनी होती है? हाँ, तो दक्षता उच्च होती है तो दक्षता कितनी होती है? 95 से 98% होती है। दक्षता 95% से 98% होती है। ठीक है, लिखो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है। डीसी मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है। आपने लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा था, आपके भी लिखा हुआ है। बाकी लिखो भाई फटाफट से। तेरे लिखा हुआ है, दे तेरा रजिस्टर का। तो शुरुआत में ढंग से राइटिंग से लिखता था, अभी भी वैसे लिख रहा है? नहीं नहीं, मैं ढूंढना पड़ता है भाई कोई ढंग से लिखता है उसको। क्या है कि वो नोट्स वाली किताब अपडेट करनी है तो और किसी ने लिखा ढंग से उसकी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्या? वही स्कैन कर देंगे। पेस्ट क्या? हम थोड़ी लिखते हैं वापस। किसकी राइटिंग अच्छी है? ला दिखाना। लेकिन आपके लिखा हुआ बहुत कम है, आप आए बाद में हो। हैं? लेकिन आप आए लेट हो ना वैसे। नहीं ये नहीं चलेगी। हाँ अच्छी राइटिंग है। लो देखेंगे किसी न किसी के। है? है तो अच्छी है। नहीं नहीं, तू पढ़े कर, अभी लिखना मत काम कर। तू कहीं ऐसे कहेगा गुरुजी नोट्स बना दे तो मत बनाना। अभी पास नहीं होगा तो क्या मतलब निकलेगा भाई? इसलिए अभी राइटिंग वाइटिंग तू छोड़, तू ध्यान दे पढ़ाई पर। ठीक है भाई, ओके। लिख लिया? लिख लो भाई। इसकी दक्षता वैसे मैं बताया था, इसकी दक्षता मशीनों से उच्च होती है। इसमें हानि कितनी होती है? हानि कम होती है, वो क्या लिख दो? 2% से 5%। वो तो वैसे ही पता चल जाता है दक्षता से ही। ठीक है, लिख दो इसकी दक्षता, इसकी दक्षता मशीनों से उच्च होती है। ओके। अब ट्रांसफॉर्मर में आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर ऑफ टर्न घटाओगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम।
लेकिन इसमें पावर व आवृत्ति तो क्या रहती है, नियत। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दो मेन काम करता है, एक स्टेप अप का, दूसरा स्टेप डाउन का। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का पहला अर्थ ही क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या आएंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न है तो सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे, ज्यादा। जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास स्टेप अप है। जैसे मान लो यहाँ पर 3-4 टर्न है, यहाँ पर टर्न क्या हो गया भाई, ज्यादा। प्राइमरी किससे कहते हैं, पहले ये बताओ। प्राइमरी उससे कहते हैं जिससे स्रोत जुड़ा होता है। स्रोत यानी जिधर सप्लाई जुड़ी हुई है वो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी। और सेकेंडरी वो होता है जिससे क्या जुड़ा हुआ, लोड। जिधर लोड कनेक्टेड होता है वो सेकेंडरी होता है, और जिधर स्रोत कनेक्टेड होता है वो प्राइमरी होता है। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज बढ़ा, स्टेप अप में क्या हुआ, स्टेप अप में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न है जो प्राइमरी से क्या है, ज्यादा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ गया तो इसका मतलब है सेकेंडरी में वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सेकेंडरी का वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राथमिक से ज्यादा। ठीक है, सेकेंडरी में वोल्टेज हमारे पास ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या निकला है कि इसका काम हुआ वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ाया तो धारा क्या हो गई भाई, कम, क्योंकि पावर हमारे पास क्या रहती है, नियत। ये तो स्टेप अप है। ऐसे यदि मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, स्टेप अप की जगह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ठीक है भाई, तो हमारे पास स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा भाई, प्राथमिक में नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, ज्यादा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, कम। तो यही स्टेप डाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे ये हमारे पास N1 है और ये N2 है, तो आप यहीं पर मुझे यही कहेंगे कि हमारे पास N2 का मान N1 से छोटा है। N2 का मान N1 से छोटा है तो हमारे पास E2 का मान भी क्या होगा, E1 से छोटा। लेकिन E2 का मान E1 से छोटा तो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हुआ, कम हुआ। तो आप कहेंगे वोल्टेज हमारे पास क्या हुआ, घटा। वोल्टेज घटा तो धारा क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, एक सिंपल बताऊं, यहाँ कितने टर्न दिख रहे हैं, 3, और यहाँ दिख रहे हैं 6 टर्न। तो यहाँ टर्न इससे कितने हो गए, दुगुने। तो वोल्टेज भी कितना होगा, दुगुना। यानी कि यहाँ पर एक टर्न में 100 वोल्ट है, तो इस टर्न में भी कितना वोल्ट है, 100। इसमें भी कितना वोल्ट है, 100। टोटल वोल्ट कितना है, 300। और यहाँ पर क्या होगा, 100 कितना हो गया, 600। बताओ, मैंने जब ये बात कही थी, चाहे प्राथमिक हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों में प्रत्येक टर्न पर वोल्टेज बराबर बताया नहीं बताया। तो आप क्या होगा, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, इनमें प्रति टर्न वोल्टेज क्या होता है, एक समान। प्रति टर्न वोल्टेज क्या होता है, एक समान। तो एक नोट डाल के लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लो इसको। स्टेप अप में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप अप में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप अप एवं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे शक्ति, आवर्ती एवं प्रति टर्न वोल्टेज एक समान होगा। प्रति टर्न वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, एक समान। स्टेप अप में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में शक्ति, आवर्ती एवं प्रति टर्न वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, एक समान होगा। कर लो नोट। जबकि वोल्टेज और धारा तो क्या हो रही है, चेंज। लेकिन शक्ति, पावर, आवर्ती और प्रति टर्न वोल्टेज एक समान। पावर कब एक समान होती है, जब मैं मान रहा हूं आदर्श कंडीशन है। वैसे तो एक समान थोड़ी रहती है, मैं 100 दूंगा तो 100 थोड़ी आएगा, 98 आएगा। चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, लेकिन वो तो हानि के कारण घटी ना, वैसे थोड़ी घटी। इसलिए हम कहते हैं पावर क्या रहती है, नियत। कर लो नोट भाई। एक लिख लेना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा क्या लिख दोगे, स्टेप डाउन। पिछली बार मैंने आपको आराम से पॉइंट बहुत ज्यादा लिखा है ना, बहुत ज्यादा नेट लिखा है, तभी मैं देख रहा हूँ। उसमें उसे मैं, मुझे नहीं लगता आप पूरा ट्रांसफॉर्मर का सवाल करते हो तो उस नोट से कोई बार सवाल मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं पूरा। इतना इतना उसमें लिखा हुआ, इतना पॉइंट वाइज लिखा हुआ सब कुछ। हाँ,
तभी मोटाई एक समान होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तभी तो प्रति टर्न वोल्टेज एक समान लोगे। लिख लिया भाई। ओके। बाकी सब रूम में अच्छी क्वालिटी आती है, इस रूम में अच्छी नहीं आती। इसमें अच्छी आती है, इसमें अच्छी नहीं आती क्या? तो तेरे इज्जत पे सवाल आ गया अब तो। हैं? इसमें से नहीं आती क्वालिटी, नीचे वाले में ज्यादा है। मुझे तो सही दिखती है। लिख लिया भाई। स्टेप अप और स्टेप डाउन। तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है भाई? आइसोलेशन का मतलब दो अलग अलग रखना, यानी कि सब कुछ सेम है, केवल हमने इस ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मर बनाया। हमने कहा यदि मान लो नंबर ऑफ टर्न बढ़ता है, तो आप कहेंगे सी बढ़ता है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर मैंने कहा भाई नंबर ऑफ टर्न कम होता है सेकेंडरी में, तो आपने कहा वोल्टेज घट जाता है। और मैंने कहा यदि नंबर ऑफ टर्न एक समान ही हो जाए, जितना हमारे पास प्राथमिक में नंबर ऑफ टर्न है उतना ही नंबर ऑफ टर्न हमारे पास सेकेंडरी में आ जाए, तो हमारे पास इसमें वोल्टेज में परिवर्तन होगा क्या? नहीं। तो आप कहेंगे हमारे पास N1 बराबर क्या हुआ? N2। और E1 बराबर क्या हुआ? E2। तो इस ये वोल्टेज बढ़ाया क्या घटाया? नहीं, वोल्टेज बढ़ाया नहीं, नहीं घटाया। जब वोल्टेज में परिवर्तन नहीं हुआ तो धारा में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल दो वाइंडिंग को अलग अलग किया। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन। ट्रांसफॉर्मर में ध्वनि कौन सी होती है? बताओ भाई। ट्रांसफॉर्मर में ध्वनि, ट्रांसफॉर्मर ध्वनि कौन सी होती है? तो आप एक तो कहते हो इसको हम, HUM, या इसको हम सामान्यतः हमिंग कहते हैं। जब आप हम या हमिंग बोलेंगे तो वाइब्रेशन आएगा। जैसे जो हमारे पास ऊपर से तार गुजर रहे हैं उसमें कोरोना इफेक्ट होता है, उसमें ध्वनि होती है हिसिंग। हिसिंग हिसिंग बोलोगे ना तो आपके मुंह से वायु निकलेगी, सरसराहट से आएगी। आप हमिंग बोलेंगे ना तो आप देखेंगे तो आपके गुंजन पैदा होगी। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? हमिंग। ऐसा तू कैसे नहीं दिया हुआ है? कारण वही है ना भाई। तो हमिंग जो ध्वनि है, इसमें ये हमारे पास किस कारण आती है? तो आप कहेंगे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। किस कारण होती है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है भाई? कोर में कंपन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर की कोर में कंपन होता है। तो वो कौन सी ध्वनि देता है भाई? हमिंग ध्वनि। और कोई हमिंग ध्वनि का कारण बता सकता है? ये नहीं लिखा है तो क्या हो सकता है? हैं? ज्यादा लोड होने पर। हाँ, जो हमारे पास ज्यादा ताप होगा ना तो पटलों में संकुचन आएगा। तो हमारे पास क्रोड की पटलन में संकुचन, क्रोड की पटलन में संकुचन के कारण आएगा। यहां फिर आप क्या कहोगे भाई? भंवर धारा के कारण कोर में अति सूक्ष्म परिवर्तन। भंवर धारा के कारण कोर में अति सूक्ष्म परिवर्तन। करो नोट। और एक यदि क्रोड ढीली कसी हुई है तो भी वाइब्रेशन तो हो सकता है। एक और लिख दो, क्रोड का ढीला कसा हुआ होना, ये सब हमारे पास हमिंग ध्वनि के कारण है। ओके भाई। लिखो लिखो भाई।
हो गया भाई? ओके। लिख लिया? ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में ये देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है भाई, प्राथमिक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग में ये जो टर्मिनल होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सोर्स टर्मिनल, है ना भाई? तो ये कहलाते हैं स्रोत टर्मिनल। स्रोत से धारा प्रदान की जाती है। जिधर स्रोत होता है उधर हमारे पास कौन सी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी। तो मैं इसे इंग्लिश में प्राइमरी कहता हूँ और हिंदी में क्या कहता हूँ, प्राथमिक। कौन सी वाइंडिंग है, प्राथमिक। और यहाँ इस तरफ हमारे पास कौन सा टर्मिनल आएगा भाई, लोड का। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, लोड टर्मिनल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल है तो यहां पर जो ये वाइंडिंग होती है इसे क्या कहोगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक। आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों वाइंडिंग आपस में टच कर रही है, विद्युत रूप से जुड़ी हुई है क्या? तो ये दोनों विद्युत रूप से क्या है, अलग। दोनों विद्युत रूप से अलग है तो दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या है, अनंत। तो आप पहली लाइन तो ये लिखेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग विद्युत रूप से अलग तथा चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। विद्युतीय रूप से अलग तथा चुंबकीय रूप से क्या होती है भाई, जुड़ी होती है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग विद्युत रूप से अलग, विद्युत रूप से अलग तथा चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। तथा चुंबकीय रूप से क्या होती है भाई, जुड़ी होती है। ठीक है। अब देखो भाई, विद्युत रूप से तो हमारे पास क्या होता है भाई, अलग होता है। और चुंबकीय रूप से आपको क्या है, ये जुड़ी हुई होती है। ओके। अब विद्युत रूप से अलग है तो दोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, बोलो भाई। दोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कहेंगे अनंत, क्योंकि ओपन सर्किट है। और दोनों के बीच प्रतिरोध अधिकतम होगा, लेकिन प्रतिष्ठम क्या होगा, प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस, ये क्या होगा, निम्न होगा। निम्न क्यों होगा, क्योंकि मैंने ये लिखा चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। और प्रतिष्ठम क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में बाधा, बाधा कम करेगा तो जुड़ी हुई क्या है, ज्यादा। ठीक है। प्रतिष्ठम निम्न है, प्रतिष्ठम निम्न है तो इसका मतलब परमियंस क्या है, परमियंस क्या होता है भाई, उच्च। पहला मामला तो ये हो गया। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग किसकी बनी होती है, बताओ भैया। कॉपर से निर्मित है ना भाई, कॉपर से निर्मित है। कॉपर से निर्मित है, इसलिए आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कॉपर से निर्मित है, अतः वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, कम। अतः वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा कम। वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या है, अनंत। लेकिन वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, कम, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, कम, इसका भी क्या है, कम। क्यों, किसकी बढ़िया है, कॉपर की, इसलिए प्रतिरोध इसमें क्या होता है, कम। करो नोट। अंशुल कुमार मीना कौन है, अंशुल कुमार मीना, है क्या कोई, अंशुल कोई है आपका, किसी का दोस्त है क्या, दोस्त भी नहीं है। उसके पापा यहाँ चेक करने, छोरा क्लास में है, छोरा पूरा कोचिंग में नहीं दिख रहा है। लिखो भाई, लिखो, जल्दी करो। समझ में आ गया ना भाई बात, ट्रांसफॉर्म समझ में इजी आ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं।
लिख लिया भाई। ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में जुड़ाव नहीं है, प्रतिरोध क्या हो गया अनंत। लेकिन मुझे एक ही वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा कम, क्योंकि किससे बनी होती है, कॉपर से। और पूछे कि इन दोनों के बीच में फ्लक्स का प्रवाह हो रहा है क्या, आपको हाँ हो रहा है, फ्लक्स का प्रवाह, तो फ्लक्स में बाधा क्या है, कम। फ्लक्स में बाधा क्या कहलाती है, प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम निम्न होता है, परमेंस क्या होता है, उच्च। ये ट्रांसफॉर्मर का मामला है। ट्रांसफॉर्मर एसी पर काम करता है, डीसी पर करता है, एसी पर काम करता है। लिख लिया अभी, जल्दी कर लो जल्दी करो। ओके भाई। तेरे तू भाई जूते खाएगा क्या, कौन करता है तुझे फोन, सुबह सुबह झूठे नाम लिया मैंने कहा क्लास में इसको फोन मत करना, उसने काम करता ही नहीं, ये खुद ही करता है। अभी तूने क्यों बात की, पहले ये बता। कॉल आया तो बात करेगा, फोन दे इधर, इधर दे फोन। चेक नहीं, इसको फोन देंगे कल, देख आएगा कि नहीं आएगा। परेशान कर दिया ना। हाँ भाई। लिखो ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर कार्य करता है, लिखो भाई, सिंपल सिंपल पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर कार्य करता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यदि प्रदान करोगे तो ये प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न करेगा। जब इसको प्रत्यावर्ती धारा प्रदान की जाती है तो प्रत्यावर्ती फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स में मान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा के कारण इसमें प्रत्यावर्ती धारा के कारण इसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होगा। प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या होगा भाई, इसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ट्रांसफॉर्मर केवल किस पर कार्य करता है, एसी पर, और प्रत्यावर्ती धारा के कारण इसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मर को डीसी प्रदान की जाए तो क्या होगा, कौन सी जलेगी, प्राइमरी। ट्रांसफॉर्मर को डीसी प्रदान करने पर प्राथमिक वाइंडिंग जल जाती है। प्राथमिक वाइंडिंग क्यों जल जाती है, क्योंकि इसमें कोयल होती है। कोयल है तो इसका प्रतिघात का मान क्या होता है, एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। जब आप 4 डीसी, डीसी के लिए हमारे पास एफ क्या हो गया भाई, जीरो। डीसी के लिए एफ बराबर क्या हो गया, जीरो। एफ जीरो हो गया तो एक्स एल का मान हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जीरो। एफ जीरो हो गया तो एक्स एल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्स एल का मान यदि हमारे पास जीरो हो गया तो हमारे पास धारा क्या हो जाएगी, उच्च। तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, अत्यधिक। उच्च क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इस कारण प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाती है भाई, जल जाती है। करो नोट। लिख लिया, ओके। अगला आता है, क्या हुआ भाई, हाँ हाँ हाँ, मुद्दा आया तो ठीक है, बता। सिटी ट्रांसफॉर्मर है, शायद धारा का मान ज्यादा होगा मतलब, हाँ। किसमें, सिटी में ज्यादा कैसे, मतलब सिटी में तो जो धारा है वो लाइन में वही तो मापेगा, अलग से कहां से लाएगा वो। सवाल क्या है, मान लो तुम कहते हो ज्यादा होता है तो ये भी तुमने बता दिया, पर सवाल क्या है। ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो वाइंडिंग जलने का कारण कब आता है, जब अत्यधिक धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह अत्यधिक हो जाए, बहुत ज्यादा हो गया, तो स्पार्किंग आएगी, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ज्यादा धारा होगा तो एच बराबर भी क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी, जल जाती है। लेकिन सिटी का सवाल क्या, वो पूछता हूँ।
धारा का मान अधिक होगा, ये तुझे कैसे पता चला सिटी में? भाई पता कैसे चला, ये तो पूछ रहा हूं। किसने बताया कि सिटी में धारा का मान अधिक होगा? ये बोल रहे हो, ये लाइन आप कहां से लेके आए? करंट ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब है करंट मापेगा। कौन सी करंट मापेगा? अरे डीसी है ही नहीं, एसी है। डीसी कहां से मापेगा, एसी मापेगा। तू बता, करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन होने से क्या फायदा हुआ? धारा का मान कम हुआ। धारा का मान कम हुआ तो बताओ वो मीटर जड़ा कि नहीं जड़ा? बता। नहीं जड़ा तो तू तो कह रहा था जड़ जाएगा, तू ही कह रहा नहीं जड़ा। मैंने तो बोला नहीं ना कुछ भी। भाई इसने खुद नहीं तो बताया कि भाई ये हमारे पास स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होगा तो सेकेंडरी में धारा क्या हो जाएगी, कम। सेकेंडरी में धारा कम होगी तो बताओ वो अमीटर जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि धारा तो कम है। तो प्रॉब्लम क्या है, फिर सवाल क्या है? सवाल कुछ नहीं है, इसको आया याद सिटी। सिटी तूने पूछ लिया तो एक लाइन और ध्यान रखना, सिटी में सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने के कारण। बहुत बार सवाल आता है, एक और ध्यान रखना। और चिंता मत कर, हम सिटी भी पढ़ेंगे, ऐसे क्या चिंता है, सिटी भी तो पढ़ेंगे। इसको उत्तर आ रहा था, वही इसने पूछा, आपने देखा कि नहीं देखा? और ऐसे ही कर लेता अभी मैं। देखो कि ट्रांसफॉर्मर चलेगा कम से कम 4 दिन, इसलिए सिटी आएगा तीसरे दिन, दूसरे दिन का पता नहीं कब। आप इतना आगे मत जाओ। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें लेते हैं ये बताओ? ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीएम होती है। जो केवीए होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे किलो वोल्ट एम्पियर। केवीए होगी। केवीएम हमारे पास कौन सी शक्ति लेते हैं? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति का मापन किसमें होता है भाई? केवीएम होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीएम में क्यों ली जाती है? क्योंकि इसमें लोड क्या होता है अज्ञात। और ट्रांसफॉर्मर आपके घर के बाहर लगा, उसको क्या पता तुम लोड क्या जोड़ोगे, इंडक्टिव जोड़ोगे, कैपेसिटिव जोड़ोगे या रजिस्टिव जोड़ोगे? पता है क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार की हानि होती है, एक लो हानि, एक ताम्र हानि। जो लो हानि है वोल्टेज पर निर्भर करती है और ताम्र हानि है वो धारा पर निर्भर करती है। तो वोल्टेज और धारा पर निर्भर होने के कारण वोल्ट एम्पियर में होता है रेटिंग। किस में आता है? वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफॉर्मर में लो हानि वोल्टेज पर निर्भर करती है तथा धारा हानि ट्रांसफॉर्मर में
हानि वोल्टेज पर निर्भर करती है तथा धारा हानि किस पर करती है भाई, सॉरी, ताम्र हानि धारा पर निर्भर करता था, धारा पर निर्भर करती है। ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि वोल्टेज पर निर्भर करती है तथा ताम्र हानि धारा पर निर्भर करती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीएम। ठीक है, अब होता है शक्ति का पूर्व किसके कारण होता है, ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसफर किसके कारण होती है, शक्ति प्रवाह किसके कारण होता है, शक्ति प्रवाह इंडक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंडक्शन के कारण होता है। ट्रांसफॉर्मर शक्ति पर इंडक्शन के कारण होता है। उष्मा प्रवाह क्या होता है भाई, कन्वेक्शन यानी कि सेवन के कारण होता है। लिख लो भाई। एक और होता है, ट्रांसफॉर्मर में धारा की रेटिंग किसके अनुसार होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग अनुसार। किसके अनुसार होती है, ट्रांसफॉर्मर धारा रेटिंग किसके अनुसार होती है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार होती है। क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो धारा होती है ना, उसी से उसकी करंट रेटिंग डिसाइड होती है। कौन से लॉस की, आयरन लॉस। हाँ, वोल्टेज में निर्भर कैसे करता है, जैसे मान लो हमारे पास लो हानि दो प्रकार की होती है, एक हिस्टैरिसीस हानि होती है और दूसरी हमारे पास भंवरधार हानि होती है। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस हानि हो चाहे भंवरधार हानि हो, हिस्टैरिसीस का सूत्र होता है बी की घात 1.6 एफ वी। तो वी तो वो वॉल्यूम है, लेकिन बी हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स घनत्व है। ये फ्लक्स घनत्व हमारे पास किसके समानुपाती है, वोल्टेज के समानुपाती है। कौन फ्लक्स घनत्व है, कैसे समानुपाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण आता है ई बराबर 4.44 फाई एफ एन। फाई बराबर क्या होता है, बी गुणा ए। तो ई समानुपाती क्या हो गया, बी। तो बी की घात 1.6 है, इसका मतलब ई की घात भी क्या हो जाती है, 1.6 समानुपाती होता है। एडी में स्क्वायर आएगा। आरएमएस की जगह यदि पीक लोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हमारे पास आयरन लॉस बढ़ेगा ना, क्योंकि वोल्टेज पर निर्भर करता है, निश्चित रूप से निर्भर करता है। सर बता दो ना प्लीज, सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर सिलेबस में नहीं है, टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस में तो है, एलपी के सिलेबस में है, और हरियाणा लाइनमैन वाला है क्या, और पता नहीं, बाकी तुम्हारा सिलेबस देख लेना भाई। और कोई सा भी दो के सिलेबस में है ही। ट्रांसफॉर्मर धारा रेटिंग किसके अनुसार होती है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार होती है। लिख लिया, ओके। वो भाई धीरे धीरे बहुत लिखता है, ये इतना धीरे क्यों लिखता है, लास्ट तक मैं तुझे देखता रहता हूँ लिखता है, अभी तक इसका पूरा हुआ नहीं है। ऊपर वाले में वो एलईडी से लिख रहे हैं। नहीं मैं तो इसका पूछ रहा हूँ, इसका। नहीं 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 नहीं, वो तो तेरा दोस्त आ नहीं रहा भाई पीछे वाला। हाँ, पता क्यों नहीं, तुम बाइक से एक साथ आते थे, पता तो होता ही है। मैं तो एक ही दिन देखा तुम दोनों एक ही बाइक से उतरे, दोनों हेलमेट थे तुम्हारे पास, थे कि नहीं थे। हाँ, इसीलिए तेरे से पूछा भाई, लड़ाई हो गई क्या, रास्ता अलग कर दिया, हो ही गई फिर। तभी मैंने कहा ऐसे क्या हुआ, आप ज्यादा लड़ी हो गई। अच्छा रैपिडो में है ना, रैपिडो पैसा कम, रैपिडो में गुजारा होता है भाई, और क्या होता है, रैपिडो इतना ही होता है, काम चल जाए।
रेपिडम के आसाम को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये जितने भी जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं वो ज़्यादातर करते हैं शाम वाले मामले में। जो डिलीवरी वाले जो करते हैं वो शाम वाले में क्या होता है कि उसमें चार्जेज होता है एक्स्ट्रा, तो उनको भी क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। और लेकिन शाम को ट्रिप ज़्यादा होते नहीं क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। रेपिडो में ये भी तो लफड़ा रहता है, जाम में फंस जाता है। फिर अलग अलग कंडीशन है भाई। हो गया भाई। अगला क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड। बताओ किसकी बनी होती है। पहला होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। क्या होता है भाई, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सबसे अच्छा तो किसकी होती है भाई, CRGO। दूसरा किसका होता है भाई, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके। अब ये आता है सिलिकॉन स्टील है। सिलिकॉन स्टील से हमारे पास कौन सी हानि कम हो जाती है भाई, स्ट्रेसिस हानि कम होती है। कौन सी हानि को कम करता है, स्ट्रेसिस हानि को कम करता है। ठीक है। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है भाई, देखो एक तो ऐसे लिखा जाता है सिलिकॉन की मात्रा, बाद में लिखता हूँ, पहले तो ये लिखता हूँ कि हमारे पास इसमें मामला है रोड़ा अटकाया हुआ आपकी किताब में। तो एक तो होता है 3% सिलिकॉन, 97% लोहा। एक आपके पास ये भी आया हुआ है 3.8 से 4.6% क्या होता है भाई, सिलिकॉन। लेकिन DMRC ने सिलिकॉन पूछा, उसमें क्या था भाई, 1% से 4% सिलिकॉन है। ये आया था DMRC में। इस स्टैंडर्ड रूप से यही होता है। निमी में ये लिखा हुआ है, एक उल्टा और भी लिखा हुआ है, 7% सिलिकॉन 93% लोहा। जो मैंने ये भी बताया था हिमाचल प्रदेश के SSC में सवाल आया है, निमी की किताब में ऑब्जेक्टिव में सवाल का आंसर दिया हुआ है और थ्योरी में ये लिखा उन्होंने, ऑब्जेक्टिव में वो लिखा उन्होंने, ये उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया भाई। लिखो। और पत्तियों को लेमिनेटेड करने से कौन सी हानि कम होती है, वैसे हम पत्तियों की मोटाई लिखते हैं, ये वार्निश की मोटाई होती है भाई। ये मोटाई वैसे होती किसकी है, वार्निश की होती है। लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm। ठीक है, करो नोट। क्रोड का मतलब क्या होता है, क्रोड मतलब कोर। कोर ये क्या है, क्रोड। क्रोड के ऊपर क्या लपेटी हुई है, वाइंडिंग। वाइंडिंग किसके ऊपर लपेटी जाती है, क्रोड के ऊपर। क्रोड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर। वाइंडिंग किसके ऊपर लपेटी जाती है, क्रोड के ऊपर। ले भाई। तो हमारे पास एक तो CRG होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। एक सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेटेड या वार्निश करके बनाते हैं। इससे हमारे पास स्ट्रेस हानि क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। और इसमें 3% सिलिकॉन में 97% क्या होता है, लोहा।
और 3.8% से 4.56% के आसपास सिलिकॉन की मात्रा हो सकती है, 1% से 4% भी आता है। डीएमआरसी में 1% से 4% वाला ऑप्शन दिया था। पत्तियों को लेमिनेशन करने से कौन सी हानि कम होती है, तो आप कहेंगे भाई भंवर द्वारा हानि कम हो जाती है। कौन सी हानि कम होती है, भंवर द्वारा। तीसरी हमारी क्रोड होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है, फेराइट क्रोड। तीसरी हमारे पास कौन सी क्रोड होती है, फेराइट क्रोड। फेराइट क्रोड क्या होती है भाई, जो हमारे पास इसमें चुंबकत्व क्या होता है, निम्न निम्न चुंबकत्व होता है। ये उच्च एवं अति उच्च आवृत्ति के लिए है। किसके लिए काम में लिया जाता है भाई, उच्च आवृत्ति एवं अति उच्च आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है भाई। अगला फेराइट क्रोड के बाद अगला कौन सा बचा, वायु क्रोड। वायु क्रोड को कहाँ काम में लिया जाता है भाई, उच्च आवृत्ति के लिए। वायु क्रोड को कहाँ काम में लिया जाता है, तो आप कहेंगे वायु क्रोड को काम में लिया जाता है उच्च आवृत्ति के लिए। ठीक बात है। अब हमारे पास है कि वायु क्रोड है ना, इसमें आयरन हानि या कोर हानि क्या होती है, आयरन हानि या कोर हानि नहीं होती। इसमें आयरन हानि कोर हानि दो प्रकार की होती है ना भाई। स्ट्रेसिस कितनी होती है नगण्य, और भंवर धारा जीरो। जब कोई क्रोड है ही नहीं तो काटेगा किसको, भंवर धारा क्या हो जाती है, जीरो। उच्च उच्च आवृत्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेराइट का कि वायु का, फेराइट का। यदि फेराइट ऑप्शन में है तो आंसर फेराइट ही होगा, फेराइट ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा, वायु। ये तो मैंने कल परसों कलित कराया था, ट्रांसफॉर्मर का पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव में कल कराया ना, कल में आया ना सवाल ये। हाँ तो कलित कराया ये सवाल सुबह वाली क्लास में। फायदे की बात है, उच्च में रहती है उसमें दोनों में काम आ जाती है। फेराइट होता है लोहा और तांबे का मिश्रण बनता है, उसे फेराइट कहते हैं। लिख लिया भाई। ओके। आगे आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई ये, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या कहते हैं, अन्य परिण कह दो, यहाँ क्या कहते हैं, सह परिण, यहाँ क्या देते हैं, पारस्परिक परिण। ये सभी हमारे पास विद्युत चुंबकीय परिण का भाग होता है। ये हमारे पास किस में आता है भाई, फैराडे का विद्युत चुंबकीय परिण है ना भाई। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय परिण का भाग है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय परिण क्या होता है कि कोई भी यदि मान लो स्थिर चालक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र काटेगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ। बस ये है। तो म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, यानी अन्य परिण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यहाँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय परिण पर कार्य करता है। अब होता है ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है भाई, मैं सीधा ये एवरेज का सूत्र लिखता हूँ। एवरेज होता है 4 फाई एफ एन।
ई आर एम एस का मान होता है 4.44 ये ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। बाय डिफॉल्ट हम क्या ज्ञात करते हैं, आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। और यदि हम फ्लक्स घनत्व के बारे में बात करें तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है भाई, इधर लिख लेता हूँ मैं बिंदु को, ठीक है। इधर आप जानते हैं होंगे कि बी होता है फ्लक्स घनत्व, बी बराबर क्या हो जाता है भाई, फाई बटा ए। तो यहाँ से हमारे पास फाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, बी गुणा ए। तो बताइए ई आर एम एस बराबर क्या आया, तो ई आर एम एस बराबर 4.44, फाई की जगह क्या लिख दूंगा, बी ए एफ एन, ठीक है। अब मैं इस एरिया के हिसाब से तुलना कर लेता हूँ, तो एरिया उधर रख देता हूँ, तो ई आर एम एस आ गया बटा क्या आ गया नीचे 4.44 बी एफ एन बराबर क्या आया ए। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ये नीचे रहा ना भाई, यदि आवृत्ति ज्यादा होती है तो ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा भाई, छोटा। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा, छोटा। तो यहां से एक तो ये पता चलेगा उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर का आकार छोटा होता है, या आप ये कहते हैं ट्रांस आकार है। भी कह सकते हैं आप कि ई समानुपाती क्या होगा भाई, फाई। ई समानुपाती हमारे पास क्या होता है भाई, ई समानुपाती क्या है, फाई। ई फ्लक्स के समानुपाती है कि नहीं है, ई आवर्ती के समानुपाती है कि नहीं है, और ई नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती है कि नहीं है, ठीक है। प्राथमिक और सेकेंडरी में हमारे पास वोल्टेज क्या होता है भाई, अलग अलग होता है, लेकिन फ्लक्स का मान हमारे पास दोनों में क्या होता है, सेम। फाई सेम आएगा, एफ सेम आएगा। यहाँ टर्न N1 होगा तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1, और टर्न N2 होगा तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा भाई, E2। ये किसके लिए, प्राथमिक, ये है द्वितीयक। करो नोट। लिख ले भाई। ओके, अब हमारे पास अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है भाई, हमारे पास के, ध्यान से देखो भाई, के बराबर हमारे पास क्या हो गया भाई, N2 बटा N1। अच्छा, आपने विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखा था, E2 बराबर क्या लिखा भाई, 4.44 F N2। E1 बराबर क्या लिखा, 4.44 F N1। E2 बटा N ये हो गया भाई, तो ये आपस में कट गया। E2 बटा E1 बराबर क्या हो गया, N2 बटा N1। तो यही बराबर क्या जाएगा भाई, E2 बटा E1, यही है ना भाई। भाई E2 N2 के समानुपाती, E1 N1 के समानुपाती। आपने ये देखा था ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या होती है, एक समान। P1 बराबर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर P1 बराबर P2 है। P1 बराबर क्या लिख दोगे भाई, E1 गुणा I1। तो P2 बराबर क्या लिखोगे,
E2 गुणा I2। I2 नीचे ले आता हूं, I1 बटा I2 हो जाता है, और E1 इधर आ जाता है, तो E2 बटा क्या हो जाता है भाई, E1। बताओ सही है कि नहीं, सेम ही बात भाई। ये I1 है, यहां पर I2 इधर आ गया नीचे, तो E1 इधर आ गया नीचे, तो E2 बटा E1 बराबर क्या हुआ, I1 बटा I2। तो बराबर आप लिखेंगे I1 बटा I2। आप यहां पर एक और भी यही देखते हैं कि P1 बराबर क्या है, P2। P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर क्या होता है, तो I1 स्क्वायर गुणा R की जगह ऐसे में क्या लिखूंगा, Z प्रतिबाधा, और I2 स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं, इंटू J2। J2। तो बताइए भाई, यहां पर I1 का स्क्वायर बटा I2 का स्क्वायर बराबर Z2 बटा क्या आ गया भाई, Z1। I2 इधर नीचे आ गया, तो Z1 इधर नीचे चला गया। I1 बटा I2 क्या हुआ, रूट Z2 बटा Z1। तो ये आएगा हमारे पास I1 बटा I2 बराबर रूट Z2 बटा Z1। रूट क्या हो जाएगा भाई, Z2 बटा Z1। ठीक है, ए बराबर N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर क्या हो गया, रूट Z2 बटा Z1। ठीक है, के बराबर यदि मान लो हमारे पास के का मान 1 से बड़ा है, तो ये कब होगा भाई, स्टेप अप। के का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब N2 का मान N1 से क्या है, बड़ा। स्टेप डाउन में क्या होगा, के का मान 1 से कम है, तो N2 का मान N1 से छोटा। और आइसोलेशन में क्या होगा भाई, आइसोलेशन में के बराबर 1 है, यानी N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1। के बराबर 1 है, यानी कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1। तो ये हमारे पास स्टेप अप, ये स्टेप डाउन, और ये हमारे पास किस में आ जाएगा भाई, आइसोलेशन। ठीक है, एक इनको यहां से देखो वापस थोड़ा सा ध्यान से, तो E1 इधर भेज दूं, N2 नीचे आ जाए, तो क्या बनेगा हमारे पास भाई, E1 बटा N1 बराबर E2 बटा N2। तो प्राथमिक और सेकेंडरी में प्रति टर्न ईएमएफ यानी प्रति टर्न वोल्टेज क्या होगा, एक समान। प्रति टर्न वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, चाहे आप देखेंगे, चाहे चाहे आप कहेंगे भाई प्रति टर्न वोल्टेज है, प्राथमिक हो चाहे सेकेंडरी को, दोनों का क्या है, एक समान। प्रति टर्न वोल्टेज क्या है, एक समान। ये सूत्र लिखो, के बराबर N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर रूट J2 बटा Z1। इनके ऊपर हम कल करेंगे सवाल न्यूमेरिकल टाइप से। हो गया भाई, मिलेगी, ऑनलाइन मिली नहीं थी क्या, उनको आज करवाना भाई, ठीक है ना, कल मिल जाएगी।